हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोरोना की वजह से हमारा ऑफलाइन क्लास पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्लासेज में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे। क्लास में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट किए थे, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा सा ही हो पाया था। लेकिन अभी हम उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपको महेश सर पढ़ाएंगे, उनका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। हम अभी एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस और एडवांस दोनों में ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहले 2-3 बेसिक इक्वेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारा, चलिए सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और तीसरा हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए आराम से। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफलाइन क्लास में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक खत्म कर चुके थे, लेकिन उसके बाद छुट्टी की वजह से हमारा उसके आगे का चैप्टर रुक गया था। हम बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम अभी दूसरे सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, महेश सर। आप लोग उनका वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। और मैं एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में रखा जाता है इसको। जेईई का फेवरेट चैप्टर्स में से एक। मेंस और एडवांस दोनों मिला के 3-4 क्वेश्चन फिक्स है। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं मेंस और एडवांस मिला के इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को स्टार्ट हम 2-3 बेसिक इक्वेशंस के साथ शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हम 2-3 बेसिक इक्वेशंस के साथ शुरू करेंगे, जिसमें चलिए तो देखिए, सॉल्व द इक्वेशन। पहला नंबर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और तीसरा इक्वेशन जो है हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए। एक पॉइंट आपको तीनों में नजर आएगा। तो देखिए, पहला जो इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस। दूसरा इक्वेशन जो है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर -4। तीसरा जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू -b की जगह हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac होता है, तो b के जगह कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a के जगह 1 तो 1 इंटू c के जगह 9 अपॉन 2a यानी कि 2। तो देखिए कितना आ गया, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -35 रूट अंडर -35 अपॉन 2। अब देखिए तीनों के तीनों इक्वेशंस में आपको रूट के अंदर एक निगेटिव क्वांटिटी आ रहा है। रूट के अंदर एक निगेटिव क्वांटिटी, और रूट के अंदर
अगर निगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो हम उसका वैल्यू निकालना नहीं जानते, हम उसका वैल्यू नहीं जानते। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व किए तो सॉल्व हम नहीं कर पाए। जब हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने चले तो हम सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर फेल हो गया, क्योंकि रूट के अंदर एक निगेटिव क्वांटिटी आ जा रहा था। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने में जब रियल नंबर फेल हो गया तब यूलर्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने, यूलर्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक नंबर दिया आयोटा, एक नंबर दिया आयोटा, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर -1, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर -1। यहां तक आप लोग नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम प्रोसीड करते। हाँ तो स्टूडेंट्स, यूलर्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक नंबर दिया आयोटा, आयोटा, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना था? रूट अंडर -1, जिसका वैल्यू रूट अंडर -1। यूलर्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक नंबर दिया आयोटा, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर -1, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। देखिए, तो इस नंबर के आने के बाद, इस नंबर के आने के बाद, इमेजिनरी नंबर के आने के बाद हमारे लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पॉसिबल हो गया। देखिए कैसे पॉसिबल हो गया, तो देखिए यहां क्या है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर -1, और रूट अंडर -1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या है, रूट अंडर -4, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर -1 इंटू 4 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, आयोटा का वैल्यू -1 है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। आयोटा का वैल्यू है रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो है -1 इंटू 4, ये क्या बन गया? रूट अंडर आयोटा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए तीसरा जो इक्वेशन है इसमें क्या आया था? -1 प्लस माइनस रूट अंडर -35 अपॉन 2, क्या आया था? -1 प्लस माइनस रूट अंडर -35 अपॉन 2। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 35, अब देखिए अपॉन 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट अंडर 35 आयोटा अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां से अब x का वैल्यू आसानी से निकल के आ गया, यहां भी x का वैल्यू आसानी से आ गया, और यहां भी x का वैल्यू आसानी से आ गया। तो एक आयोटा के आने से हमारे लिए अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान हो गया। तो इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही था कि इन इक्वेशंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाए, इन इक्वेशंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। एक और इक्वेशन हमने यहां पर लिखा है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो x का वैल्यू कितना आएगा? -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 2। देखिए तो कितना आ गया? -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 इंटू 7 यानी कि 28 अपॉन 2। देखिए इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस -12 अपॉन 2। देखिए यहां भी रूट के अंदर एक निगेटिव क्वांटिटी आ गया, x को सब जब मैंने सॉल्व किया तो उसमें रूट के अंदर एक निगेटिव क्वांटिटी आ गया। तो अगर सिर्फ रियल नंबर की मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने चले तो हम फिर यहां पे फंस जाएंगे। लेकिन अब हम इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अब हम इमेजिनरी नंबर के बारे में जानते हैं कि आयोटा का वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर -1। तो अब हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। -4 प्लस माइनस रूट अंडर -1 इंटू 12 लिख सकते हैं अपॉन 2, और यहां पर देखिए आप कि -4 प्लस माइनस -1 की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 12 अपॉन 2 हो गया। अब देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -4 प्लस माइनस 2√3 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस √3 आयोटा।
देखिए तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आया -2 प्लस रूट 3 आयोटा और दूसरा आया -2 माइनस रूट 3 आयोटा आ गया यहां पे। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, आयोटा के इंट्रोड्यूस होने के बाद जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो जो नंबर्स आ रहा था इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, जो x के वैल्यूज आ रहे थे वो कुछ इस तरह के आ रहे थे, 2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस रूट 3 आयोटा, या फिर 2 प्लस रूट 3 आयोटा, या फिर 1 प्लस 3 आयोटा। कुछ इस तरह के नंबर्स आ रहे थे जिसमें एक तरफ रियल नंबर था और दूसरे तरफ इमेजिनरी नंबर इनटू रियल नंबर था, और दोनों प्लस में है। क्योंकि देखिए एक इक्वेशन को आपके सामने ही अगर हम लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो देखिए x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 2 कितना हो गया, -2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू 7 यानी कि रूट अंडर -24 अपॉन 2। यहां से आप देखिए कि -2 प्लस माइनस -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, और आप 24 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6 अपॉन 2। अब देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा -2 प्लस माइनस 2 रूट 6 आयोटा, 2 रूट 6 आयोटा अपॉन 2, फिर इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 6 आयोटा। तो देखिए x का 2 वैल्यू आया, x का 2 वैल्यू आया जिसमें से एक वैल्यू है आपका -1 प्लस रूट 6 आयोटा और दूसरा जो आपका वैल्यू है वो है -1 माइनस रूट 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखिए कि ये दोनों जो नंबर आया है ये दोनों नंबर कुछ इसी तरह का है जिसमें एक तरफ रियल नंबर है प्लस रियल नंबर इनटू इमेजिनरी नंबर। देखिए तो इस नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, इन नंबर्स का जनरलाइज करके, इन नंबर्स को जनरलाइज करके इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, जहां a और b आपका रियल नंबर है, जहां a और b आपका रियल नंबर है और आयोटा है आपका इमेजिनरी नंबर, आयोटा है इमेजिनरी नंबर। तो देखिए ये एक नए तरह का नंबर आपको नहीं लग रहा है, इस तरह का नंबर इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये नंबर आप पहली बार देख रहे होंगे जिसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। इस टाइप का नंबर आप पहली बार देख रहे होंगे जिसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो नए नंबर आए इस नंबर को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इस नंबर को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स देखिए थोड़ा सा अटपटा टाइप का नंबर नहीं लग रहा है जिसमें रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों ही है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां तक नोट कीजिए, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर डिफिनीशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का अब हम एग्जैक्ट डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जैक्ट डिफिनीशन, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b where a comma b belongs to r and iota is equals to root under -1 is known as complex number। मतलब कोई भी नंबर जो कि a plus iota b के टाइप का हो, जहां a और b रियल नंबर हो और iota इमेजिनरी नंबर जिसका वैल्यू रूट अंडर -1 हो, उस तरह के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं एग्जांपल्स के साथ। अब देखिए इट इज जनरली डिनोटेड बाय जेड, इसको जनरली डिनोट किया जाता है जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को एम से, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। और जैसे देखिए and the set of complex numbers, and the set of complex number is denoted by c, and the set of complex number is denoted by c। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो तो उसको हम लोग c से डिनोट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करेंगे, लेकिन अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हम c से डिनोट करते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करते हैं, उसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल्स के लिए हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए हैं, 5 + 3 आयोटा, देखिए ये प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है, ये भी और ये भी, ये चारों का चारों जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। ईटीसी मतलब ऐसे बहुत सारे और भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब देखिएगा आप ध्यान से कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ अरे भाई ये तो 0 से मल्टीप्लाइड है आयोटा, तो इसका मतलब तो 4 हुआ ना सिर्फ। हाँ 4 हुआ, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 + 0 * आयोटा लिख सकते हैं ना। तो आप तो बोलोगे कि सर ये एक रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे हम इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में कि इन दोनों में क्या खासियत है, ठीक है। अब देखिए Here A is called real part of Z, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = A + आयोटा B, इसमें A जो है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर के साथ जो ये है नंबर B वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के साथ जो ये नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। देखिए आयोटा बी को नहीं, सिर्फ बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि इस पूरे को कंबाइंड को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, नहीं, सिर्फ बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। आयोटा इमेजिनरी नंबर है जो कि बी के साथ रहेगा, समझ में आया? अब देखिए एक एग्जांपल है z = 3 - 4 आयोटा, z = 3 - 4 आयोटा। तो देखिए यहां रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ z को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा बोलिए? रियल पार्ट ऑफ z यहां हो जाएगा 3। अच्छा सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताइए, क्या 4 होगा? नहीं होगा 4, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a + आयोटा b, यहां माइनस है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 + आयोटा * -4। अब देखिए आयोटा के साथ कौन सा नंबर है? -4, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? -4। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आप लोग नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है z is purely real if its imaginary part is 0। देखिए अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, z = a + आयोटा b, देखिए z = a + आयोटा b है, ठीक है। अगर इसमें इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये अगर 0 हो जाए, यानी कि b का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है? z is purely real, z is purely real if its imaginary part is 0, z is purely real if its imaginary part is 0, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका अगर इमेजिनरी पार्ट यानी कि b 0 के इक्वल हो जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा था z = 4 + 0 आयोटा, 4 + 0 आयोटा, और मैंने बोला था कि इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए 4 + 0 आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब देखिए अगला जो लाइन है लिखा हुआ है कि अगर z इज प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज जीरो। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका अगर रियल पार्ट जीरो हो जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। जैसे z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है और ये वाला जो पार्ट है a, ये अगर जीरो हो जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए 0 प्लस 3 आयोटा, यहां क्या है, रियल पार्ट क्या है, जीरो है, रियल पार्ट क्या है, जीरो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक नया नाम देंगे जिसका नाम होगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाँ, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ नोट है स्टूडेंट्स, अब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ नोट है जिसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए पहला जो हमारा नोट है वो कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए बी हैव रूट अंडर माइनस ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर ए इज इक्वल्स टू आयोटा रूट ए। स्टूडेंट्स देखिएगा यहां कि हम किसी रियल नंबर ए को अगर सॉरी ए अगर कोई रियल नंबर है तो हम रूट अंडर माइनस ए को इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर आयोटा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू आयोटा रूट ए। समझ में आया? अगर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो रूट अंडर माइनस ए को हम रूट अंडर माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर आयोटा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू आयोटा रूट ए लिख सकते हैं। समझ में आया? पहला नोट हमारा यही था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला जो हमारा दूसरा नोट, देखिए इसमें क्या है कि द प्रॉपर्टी रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी इज वैलिड इफ at least one of a and b is non-negative, at least one of a and b is non-negative. If a and b both are negative then root under a into root under b is equals to minus root under mod a into mod b। देखिएगा कह रहा है कि अगर a और b दोनों पॉजिटिव हुआ तब तो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी होगा ये हम पहले से जानते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव हो रूट 2 इंटू रूट 3 तो इसको हम लोग रूट 6 लिख सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यही चीज तब भी वैलिड हो जाएगा अगर एक निगेटिव भी हो जाए, जैसे कि माइनस 2 इंटू रूट 3 हो तो इसको भी हम रूट अंडर माइनस 6 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं तो देखिएगा जरा ध्यान से, क्या है रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, कोई एक इसमें से निगेटिव है तो मान लेते हैं कि ए ही हमारा निगेटिव हो गया। अच्छा जब ए निगेटिव हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू रूट बी। अच्छा स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, माइनस 1 इंटू मॉड ए को हम आयोटा बाहर कर सकते हैं, ये माइनस 1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा तो आयोटा हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू रूट अंडर मॉड ए इंटू रूट बी। अब देखिए ये हो जाएगा आयोटा इंटू रूट अंडर मॉड ए इंटू बी। अब देखिए जब आयोटा को फिर से अंदर ले जाइए तो क्या आ जाएगा रूट अंडर आयोटा स्क्वायर इंटू मॉड ए इंटू बी। अच्छा देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और -1 इंटू मॉड ए फिर से क्या बन जाएगा ए, तो हम क्या लिख देंगे रूट अंडर ए बी। तो देखिए अगर कोई एक निगेटिव है, ए और बी में से अगर कोई एक निगेटिव भी हुआ
तो रूट ए इंटू रूट बी का वैल्यू रूट अंडर ए बी हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं कैलकुलेट करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब हम अगले नोट पे बढ़ते हैं। इस नोट को भी आप लोग लिख लीजिएगा, पहला और दूसरा हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए तीसरे पे। तीसरे नोट में हम देखेंगे, तीसरा नोट कह रहा है कि इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर मीनिंगलेस। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें हम एक दोनों के बीच हम इनइक्वालिटी नहीं रख सकते हैं, मतलब ये मीनिंगलेस हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ग्रेटर देन Z2 ये हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा। हाँ, रियल नंबर में हम R1 ग्रेटर देन R2 लिख देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 ग्रेटर देन Z2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक खासियत है कि इसमें इनइक्वालिटी मीनिंगलेस हो जाता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, इफ A प्लस आयोटा B ग्रेटर देन C प्लस आयोटा D हैज टू बी मीनिंगफुल। ये इनइक्वालिटी तभी मीनिंगफुल बनेगा व्हेन D इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 0। मतलब दोनों का इमेजिनरी पार्ट, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जब 0 हो जाए। जैसे ही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो ये प्योरली रियल नंबर्स हो जाएंगे, प्योरली रियल नंबर्स हो जाएंगे। जब प्योरली रियल नंबर्स हो जाएंगे तो हम इन दोनों में तो इनइक्वालिटी रख ही सकते हैं, इसमें इनइक्वालिटी मीनिंगफुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मीनिंगलेस। लेकिन अगर A प्लस आयोटा B ग्रेटर देन C प्लस आयोटा D लिखा हुआ है और B और D का वैल्यू 0 हो जाए तब हम इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, क्योंकि तब ये दोनों प्योरली रियल हो गया, तब इनइक्वालिटी बन सकता है। अच्छा अब देखिएगा इक्वालिटीज हाउएवर, जबकि इक्वालिटीज आर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 is equals to A1 plus iota B1 and Z2 is equals to A2 plus iota B2 are equal if A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2, that is real part of Z1 is equals to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equals to imaginary part of Z2। स्टूडेंट्स देखिए इनइक्वालिटी का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इनइक्वालिटी हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे से बड़ा हम नहीं लिख सकते, वो मीनिंगलेस हो जाता है। लेकिन हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी हो सकता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, इक्वालिटी मीनिंगफुल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। दो कॉम्प्लेक्स, हाँ, A1 प्लस आयोटा B1 ग्रेटर देन A2 प्लस आयोटा B2 हम कभी नहीं लिख सकते हैं, जब तक कि B1 और B2 0 नहीं हो हम ये नहीं लिख सकते हैं। लेकिन दोनों में हम इक्वालिटी लिख सकते हैं। कब ये दोनों इक्वल हो जाएगा? तो जब A1 A2 के इक्वल हो जाए और B1 B2 के। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इक्वालिटी हाउएवर इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर मीनिंगफुल। यहां आर मीनिंगफुल Z1 is equals to A1 plus iota B1 and Z2 is equals to A2 plus iota B2 are equal if A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2, that is real part of Z1 is equals to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equals to imaginary part of Z2। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो तीसरा भी हमारा हो चुका है। अब चौथा देखिए, इन रियल नंबर सिस्टम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लॉइज a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0। देखिए अगर a और b कोई दो रियल नंबर है तो उनके स्क्वायर का सम अगर 0 है तो वो दोनों नंबर्स इंडिविजुअली हर हाल में 0 होगा, वो दोनों नंबर्स इंडिविजुअली हर हाल में 0 होगा। बट इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 डज नॉट इंप्लॉय Z1 इज इक्वल्स टू Z2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए जैसे रियल नंबर में था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 तो हम आसानी से कह देते थे कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा तभी ये होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर 0 के इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि Z1 और Z2 हर हाल में 0 होगा ही होगा, दोनों इंडिविजुअली हर हाल में 0 होगा ही, ये हम कभी नहीं कह सकते हैं। हाँ देखिए एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए कि अगर Z1 दे दिया हमको 1 प्लस आयोटा और Z2 दे दिया हमको 1 माइनस आयोटा,
अब इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, इन दोनों का स्क्वायरिंग एंड ऐड कीजिए, तो आप देखेंगे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। देखिए 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और फिर आयोटा स्क्वायर और 1 कैंसिल, तो कितना हो गया 0। देखिए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का सम 0 हो गया, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिविजुअली 0 नहीं है। तो रियल नंबर की तरह हम यहां ये नहीं कह सकते हैं कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लॉयज Z1 एंड Z2 आल्सो 0, ये हम नहीं कह सकते हैं। Z1 और Z2 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर के 0 होने पर। अच्छा अब देखिएगा, however if the product of two complex numbers, जबकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कम से कम उसमें से एक को हर हाल में 0 होना होगा। मतलब Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 इंटू Z2 का वैल्यू 0 आ गया, तो हर हाल में कोई एक इंडिविजुअली 0 होगा, या तो Z1 0 हो जाए या Z2 0 हो जाए, एकदम रियल नंबर की तरह, सेम एज इन केस ऑफ रियल नंबर। जिस तरह से रियल नंबर में हम देखते हैं a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0, उसी तरह Z1 और Z1 इंटू Z2 अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि या तो Z1 0 होगा या Z2 0 होगा। सेम केस रियल नंबर में जो होता है वही प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? इन चारों नोट को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा इसको, पूरे अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन आएगा। फिर से एक बार इसको मैं समझा दूं, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब Z1 और Z2 में से कोई एक हर हाल में 0 होगा। जिस तरह रियल नंबर में a इंटू बी के 0 होने पर या तो a या b 0 होता है। समझ में आ रहा है? इन चारों को नोट को लिख लीजिए। बात करेंगे अब हम देखेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि आयोटा के पावर मतलब हायर पावर्स का वैल्यू क्या होता है। जैसे आप जानते हैं आयोटा का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू -1 इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब देखिए आयोटा की पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा की पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो कितना आ जाएगा ये -1। आयोटा की पावर 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। अब देखेंगे आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 हो जाएगा यानी कि 1। देखिए सिमिलरली आयोटा की पावर 9 का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 9 सॉरी आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 8 का वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। आयोटा की पावर 11 का वैल्यू कितना होगा, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 8 का वैल्यू कितना होता है 1, आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा, तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहां कि आयोटा के हर एक 4 पावर्स के बाद जो 5वां आ रहा है
वो पहले के इक्वल हो रहा है, यानी कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर 9, इन तीनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 10 का वैल्यू सेम आ रहा है। इसी तरह आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 7 और आयोटा की पावर 11 का वैल्यू सेम है। सिमिलरली देखिए आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 12 का वैल्यू भी सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान से आप देखिए कि आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का जो वैल्यू है वो आयोटा के इक्वल आ रहा है। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू आयोटा के इक्वल आ रहा है जहां n कोई इंटीजर है, जहां n कोई इंटीजर है। जैसे ध्यान से देखिए n अगर 0 हो गया, n अगर 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा। सिमिलरली अगर n का वैल्यू 1 हो जाए तो कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 5, इसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा। सिमिलरली आयोटा की अगर हम 3 रखेंगे n को तो कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 13, इसका वैल्यू भी कितना होगा, आयोटा। अच्छा आयोटा का अगर n का वैल्यू हम 2 रखते तो कितना हो जाता, आयोटा की पावर 9, इसका वैल्यू भी क्या होता, आयोटा। तो n का कोई भी वैल्यू रखेंगे, हर एक n के लिए आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू आएगा आयोटा। आयोटा की पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिमिलरली बताएंगे आप लोग क्या आएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल आएगा, जो कि किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। देखिए आयोटा की पावर 4n प्लस 2 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 4n जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 4n को हम आयोटा की पावर 4 की पावर n लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर को -1, तो कितना, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 की पावर n 1 इंटू -1 आ गया। तो आयोटा की पावर 4n प्लस 2 कितना आ जाएगा, -1। आयोटा की पावर 4n प्लस 3 सिमिलरली कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4n प्लस 4 कितना आ जाएगा, आयोटा, सॉरी 1। आयोटा की पावर 4n प्लस 4 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1। अच्छा n प्लस 1 भी तो एक इंटीजर ही हुआ, तो हम लिख देते हैं आयोटा की पावर 4k इज इक्वल्स टू 1, जहां k इज एन इंटीजर, k इज एन इंटीजर। यहां तक नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम थोड़ा इससे आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे कि अगर आयोटा का कोई भी पावर आ जाए तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आयोटा की पावर x आ गया, तो अब हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले इस x को हम 4 से डिवाइड करेंगे, x को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर x को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो x जो है आपका कुछ इस तरह का आएगा, 4q प्लस r, 4q प्लस r टाइप का आएगा x। तो आयोटा की पावर x को हम आयोटा की पावर 4q प्लस r लिख देंगे। अच्छा अब देखिए आयोटा की पावर 4q प्लस r, अच्छा देखिए x को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो r हमेशा या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, 4 से तो कम ही होगा ना। तो देखिए आयोटा की पावर 4q प्लस r आ जाएगा, जहां r कहां 0 से लेके 3 तक होगा, 0 से लेके 3। तो देखिए तो देखेंगे स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 4q प्लस r को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4q इंटू आयोटा की पावर r। अच्छा स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 4q को हम आयोटा की पावर 4 की पावर q लिख सकते हैं इंटू आयोटा की पावर r। अच्छा आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, और 1 का पावर q कितना हो जाएगा 1। अच्छा 1 इंटू आयोटा की पावर r इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर r, और r क्या होगा 0 1 2 3 में से कुछ होगा। अगर मान लीजिए r का वैल्यू 0 आ गया तो आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 आ गया तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ गया तो -1, आयोटा क्यूब आ गया तो माइनस आयोटा। तो अब हम आयोटा के किसी भी पावर को निकाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे अब हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं आयोटा की पावर 69। तो क्या कीजिए यहाँ स्टूडेंट 69 को पहले 4 से डिवाइड कीजिए, 69 को 4 से डिवाइड कीजिए
तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 17 कितना हो जाएगा 68 मतलब 1। तो 4 हम 69 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 17 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू 17 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 4 की पावर 17 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 की पावर 17 1 हो जाएगा 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम आयोटा के किसी भी पावर को निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे निकालने का वर्किंग रूल क्या है, तो जो भी नंबर आए उसको 4 से डिवाइड कीजिए, जो भी नंबर आए उसको 4 से डिवाइड कीजिए और फिर उसको पावर में लिख लीजिए। जिस हर एक जो भी नंबर हो आयोटा के पावर में उसको 4q प्लस r के टर्म्स में लिख के इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ रहा है किस तरह से करेंगे, समझ में आ रहा है ना। या फिर से एक बार बताऊं, देखिए आयोटा की पावर 69 है, क्या किया 69 को हम 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 4 इंटू 17 प्लस 1, इसको फिर अलग अलग कर दिया आयोटा की पावर 4 इंटू 17 इंटू आयोटा की पावर 1। अब देखिए आयोटा की पावर 4 इंटू 17 को आयोटा की पावर 4 की पावर 17 इंटू आयोटा लिख दिए। अब ये 1 हो गया 1 इंटू आयोटा आयोटा आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी पावर को निकाल सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 103, तो क्या करेंगे 103 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 25 100 कितना आ गया 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 25 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4 की पावर 25 इंटू आयोटा क्यू। अच्छा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। तो इस तरह से हम आयोटा के किसी भी पावर को निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हमारा हेडिंग है अलजेब्रिक ऑपरेशंस विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक ऑपरेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक ऑपरेशन मींस यहां हम सीखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए लेट Z1 and Z2 be two complex numbers, be two complex numbers, complex numbers where Z1 is equals to A1 plus iota B1 and Z2 is equals to A2 plus आयोटा B2। देन सबसे पहले Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 यानी कि A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 A2 प्लस आयोटा B2। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो हम इन दोनों को ऐड किस तरह से करेंगे, तो देखिए जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका है कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कीजिए, सॉरी रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कीजिए। यानी कि A1 को A2 से ऐड कीजिए और B1 को B2 से, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कीजिए। जैसे देखिए Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा इंटू B1 प्लस B2। क्या किया है मैंने यहाँ पे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। समझ में आ रहा है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से जोड़ेंगे समझ में आया। अब देखिए दो का डिफरेंस कैसे लेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि Z1 माइनस Z2 कैसे करेंगे। तो Z1 माइनस Z2 देखिएगा A1 प्लस आयोटा B1 माइनस ऑफ A2 प्लस आयोटा B2। देखिए तो हम यहां क्या करेंगे,
कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाएंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को घटाएंगे। समझ में आ रहा है? a1 माइनस a2 प्लस आयोटा इंटू b1 माइनस b2, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा इंटू b1 माइनस b2। समझ में आ रहा है? रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाएंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को घटाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो z1 इंटू z2 दिस इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो एकदम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरफ पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना a1 a2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस a1 इंटू आयोटा b2 प्लस आयोटा b1 इंटू आयोटा b2, तो यानी कि आयोटा स्क्वायर b1 b2। अब आप देखिए कि क्या a1 a2 प्लस आयोटा वाले पार्ट को एक साथ कर दीजिए, आयोटा इंटू a2 b1 प्लस a1 b2। अच्छा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, तो माइनस b1 b2। अब देखिए रियल पार्ट को एक जगह लाइए और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, तो कितना आ गया a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इंटू a2 b1 प्लस a1 b2। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे समझ में आ रहा है? पहले नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ और रियल पार्ट को एक तरफ ले आएंगे। समझ में आ रहा है? ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। इसको याद मत कीजिएगा कि a1 a2 माइनस b1 b2, रटिएगा मत, इसको समझिए। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। नोट कीजिए इसको, फिर डिवीजन देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। दोनों के मल्टीप्लीकेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा, देन z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा? तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को देखिएगा जो हम बना रहे हैं सॉल्यूशन को। तो देखिए z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखिए नॉर्मली पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 6, 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा 9 आयोटा, 2 इंटू माइनस 4 आयोटा माइनस 8 आयोटा, 3 आयोटा इंटू माइनस 4 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए कितना आ गया, 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1, तो ये कितना हो जाएगा +12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लीकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से करेंगे समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब दोनों का डिवीजन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स z1 अपॉन z2 कैसे हम निकालेंगे, यानी कि a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2, इसका वैल्यू कैसे निकालें? तो क्या कीजिए कि रेशनलाइज कर दीजिए इसको। रेशनलाइज इसका मतलब कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे a2 प्लस आयोटा b2 है तो a2 माइनस आयोटा b2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए न्यूमरेटर क्या बन गया, a1 प्लस आयोटा b1 इंटू
a2 माइनस आयोटा b2, और डिनोमिनेटर क्या बन गया a2 स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू b2 स्क्वायर। अच्छा अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अच्छा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, a1 a2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस माइनस a1 इंटू आयोटा b2 माइनस आयोटा स्क्वायर b1 b2। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 और माइनस माइनस +1, तो यहाँ कितना होगा प्लस b1 b2, तो हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2। अच्छा इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कीजिए तो आयोटा को कॉमन कीजिए, तो आयोटा इंटू b1 a2 माइनस a1 b2, और डिनोमिनेटर में क्या आया a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो देखिए इसको हम यहां लिख रहे हैं कि क्या आ गया, देखिए इस अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना आया, तो देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये हो गया आपका रियल पार्ट, प्लस आयोटा इंटू b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करेंगे, किस तरीके से, तो रेशनलाइजेशन के तरीके से। इसका फंडा क्या है, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर नीचे में आपका एक रियल नंबर बन जाएगा और ऊपर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ जाएगा, जिसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, इस पे फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए लिए थे, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए तो अब ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस देखे थे हम लोगों ने, इससे पहले अलजेब्रिक ऑपरेशंस को डिस्कस किया। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि Z1 है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2 एंड Z3 आर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, then their algebraic operations satisfy the following property। Z1 Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके फॉलोइंग प्रॉपर्टी है, जो जिसमें से पहला प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द कॉम्बिनेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज दोनों को फॉलो करता है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 दोनों इक्वल होगा। Z1 को Z2 से ऐड कीजिए या Z2 को Z1 से, सेम होगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। दैट मींस Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 Z2 को पहले ऐड करके फिर Z3 को ऐड किए करो, या Z2 Z3 को पहले ऐड करके उसको Z1 से ऐड करो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू फिर भी सेम आएगा। Z1 Z2 को पहले ऐड कर दो फिर Z3 को ऐड करो, या Z2 Z3 को पहले ऐड कर दो और Z1 को उसमें बाद में ऐड करो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम थ्योरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है।
आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कीजिए या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू सेम ही आएगा। वेक्टर की तरह यहाँ A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग अलग नहीं होगा, Z1 Z2 और Z2 Z1 दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है। आप Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में उसको Z1 से कीजिए, या फिर Z1 Z2 को पहले करके बाद में इसको Z3 से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वैल्यू अब भी सेम ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर यहां तक भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप एग्जांपल पोट करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वैल्यू लिख दिया है कि आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। देखेंगे हर बार आपको LHS और RHS सेम आएगा। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 लिख सकते हैं। मतलब Z2 प्लस Z3 को Z1 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर Z1 को Z2 से और Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए, वैल्यू सेम ही रहेगा। या फिर आप Z2 प्लस Z3 को Z2 प्लस Z3 को Z1 से मल्टीप्लाई कीजिए, या Z2 Z1 और Z3 Z1 को ऐड कर दीजिए, वैल्यू सेम ही आएगा। फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, Z2 और Z3 को ऐड करके उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और Z3 को भी Z1 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों का ऐड कर दीजिए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी भी क्लियर है। अब देखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको जब Z में ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब हम दोनों को ऐड कर दिए तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू अगर 0 आ गया तो इसका मतलब Z1 Z2 का एडिटिव इनवर्स है, या फिर Z2 Z1 का एडिटिव इनवर्स है। फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 और Z1 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू अगर 0 आ गया तो इसका मतलब Z1 का एडिटिव इनवर्स Z2 कहलाएगा, और Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Z1। यानी कि अगर Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस Z1। तो वही मैंने लिखा है कि माइनस Z इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, दैट इज Z प्लस माइनस ऑफ Z इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब है, देखिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ठीक है, और कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा है Z2। अगर Z1 इंटू Z2 का वैल्यू 1 हो जाता है, अगर Z1 इंटू Z2 का वैल्यू 1 हो जाता है तो हम बोलेंगे कि Z2 Z1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। वहां क्या होता था, Z1 प्लस Z2 अगर 0 हो जाता था तो Z2 को हम Z1 का एडिटिव इनवर्स बोलते थे। यहां अगर प्रोडक्ट 1 हो जाए तो हम Z1 को Z2 का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स बोलेंगे, या फिर Z1 को Z2 का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स बोलेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनिएगा, Z1 इंटू Z2 अगर 1 हो जाए तो हम Z2 को Z1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलेंगे। अच्छा बताइए Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई Z1। तो बताइए अगर Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई Z1। तो वही लिखा हुआ है, if Z is a non-zero complex number then 1 by Z is called the multiplicative inverse of Z, that is Z into 1 by Z is equals to 1 by Z into Z। समझ में आ रहा है, that is Z into 1 by Z is equals to 1 by Z into Z। मतलब Z को 1 by Z से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 by Z को Z से 1 आएगा, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए Z1 इंटू Z2 1 आया तो सिर्फ यही नहीं हम कह सकते हैं कि Z2 Z1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, Z1 भी Z2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो सकता है। और यहाँ Z1 प्लस Z2 0 आया तो सिर्फ ये नहीं कि Z1 Z2 का एडिटिव इनवर्स है या Z2 Z1 का, दोनों हो सकता है। दोनों में से हम दोनों बोल सकते हैं कि Z1 Z2 का एडिटिव इनवर्स है या
Z2 Z1 का, नोट कर लीजिए यहां तक।